एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की इस सीरीज़ में मुझे लगता है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि है पंचायती राज। हर एग्ज़ाम में, या हम कह सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न इससे पूछे ही जाते हैं। तो ये एक एवरग्रीन टॉपिक है हर किसी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, सिविल से लेके एक छोटे से छोटे एग्ज़ाम के लिए। तो आइए पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग एक बेहतर समझ बनाते हैं। पहले ये समझने का प्रयास करते हैं ये पंचायती राज है क्या। देखिए, हम अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आप बेहतर समझ बना पाएंगे पंचायती राज की। देखिए, स्वतंत्रता के बाद एक समस्या ये उभर कर आई कि जो भी हमारे केंद्र की योजनाएं हैं, जो हमारे देश की योजनाएं हैं, उनको हम लोग सबसे निचले स्तर के व्यक्ति, या निचले स्तर से कहने का तात्पर्य ये है कि केंद्र से हर गांव तक हमारी पहुंच कैसे बने। अगर हम कोई भी योजना केंद्र में लागू कर रहे हैं तो कैसे हम अंतिम व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाएं, इसके लिए क्या क्या सीढ़ियां होंगी। ठीक है, तो इस विकल्प को हल करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए पंचायती राज जैसा सिस्टम ज़रूरी लग रहा था कि गांव में भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां तक जो लोकतंत्र को सपोर्ट करे, जहां की आवाज़, जहां की जनता की आवाज़ देश तक पहुंच पाए। तो उन सभी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ही इस पंचायती राज की शुरुआत की गई। देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिखा है। अगर केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की कोई योजना लागू करती है तो उसका क्रियान्वयन करती है हमारी राज्य सरकार। केंद्र में लागू होने के बाद राज्य सरकारें अपने राज्य में उसको लागू करती हैं। अब राज्य में लागू करने के लिए, अपने गांव तक पहुंचने के लिए, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के शासन के लिए हमें पंचायती राज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी गांव का कोई मुखिया होता है या ग्राम प्रधान होता है, जो गांव के लेवल पर या ग्राम सभा के लेवल पर जनता का प्रतिनिधि होता है। जो ग्राम पंचायत होती है, 5-6 गाँव का जो समूह होता है, उसकी जो आवाज़ होती है वो ग्राम प्रधान अपने ब्लॉक पर, ब्लॉक से ज़िले पर पहुंचती चीज़ें और ज़िले से राज्य तक पहुंचती हैं। तो पंचायती राज एक अंतिम कड़ी का भी काम कर रहा था। तो ये जो राज्य की योजनाएं हैं, ये एक स्थानीय स्वशासन की ज़रूरत होती है कि स्थानीय लेवल पर, गांव लेवल पर या शहर लेवल पर कौन शासन करेगा। तो उसके लिए ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज बनाया गया, और शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए हम लोग बाद में देखेंगे कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, ऐसी चीज़ें बनाई गई। तो फिलहाल केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार लागू करेगी। राज्य सरकार की जो योजनाएं होंगी वो अंतिम रूप से पंचायतों तक कैसे पहुंचेंगे, आज का हमारा पूरा टॉपिक यही है। चलिए हम लोग बेहतर समझ बनाते हैं मूल उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज का मूल उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। जैसे ये जो वर्ड है ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है कि पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है, और उसमें एक ऑप्शन के रूप में आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण ना हो पाए, तो केंद्रीकरण के जस्ट अपोजिट होता है विकेंद्रीकरण। मतलब पावर का जो होगा, सत्ता का जो होगा, लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, बांटा कैसे जाए, विकेंद्रित कैसे किया जाए कि इसके पास भी सत्ता हो, उसके पास भी सत्ता हो। सत्ता का मतलब सबके पास पावर हो। वो पावर वोट की भी हो सकती है, वो पावर उसकी आवाज़ भी हो सकती है। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि सभी के पास कुछ ना कुछ पावर हो, सत्ता एक जगह केंद्रीकृत ना हो पाए। तो हम लोग गांव में, जब गांव की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं, तो पंचायत में क्या होता है, प्रधान वहाँ का प्रतिनिधि होता है, ग्राम पंचायत का जो भी मुखिया होगा या प्रधान होगा। तो वो जनता की आवाज़ बनता है, उस पर्टिकुलर समूह की, उस पर्टिकुलर गांव की आवाज़ कौन बनता है,
वो ग्राम प्रधान। तो ये पूरा सिस्टम जो बन के आता है, तो ग्राम प्रधान अपनी आवाज़ उठाता है और वो ब्लॉक तक जाती है, जिले तक जाती है और राज्य तक जाती है। मतलब सभी के पास कुछ ना कुछ पावर रहती है। अगर प्रधान हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा तो अगली बार जनता उसको वोट नहीं करेगी। तो इसका मेन उद्देश्य हो जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इस वर्ड को आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 1882 में लॉर्ड रिपन का एक संकल्प पत्र, जो कि भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। मतलब लॉर्ड रिपन को याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता की संज्ञा दी जाती, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। तो लॉर्ड रिपन को आप ज़रूर याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन के लिए और मेनली पंचायती राज के लिए। इसके बाद अगर देखें तो मेन जो समस्या ये आई कि पंचायतों को, देखिए ग्राम पंचायत का जब गठन होना था या पंचायती राज का जब गठन होना था, तो संविधान सभा ने क्या किया कि इस पर विचार विमर्श किया कि हमें पंचायती राज को लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। तो इसमें मेन समस्या है, गांधी जी ने कहा कि पंचायती राज लागू होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अस्त्र है जो जनता तक पहुंचेगा या जनता की आवाज़ बनेगा। पर आपको मैं बता दूं, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने पंचायती राज का विरोध किया। उन्होंने कहा पंचायती राज का विरोध इसलिए भी किया क्योंकि उनका ये मानना था कि गांव की आवाज़ वही आदमी बनेगा जिसके पास पावर होगी, जो सक्षम होगा, सबल होगा, वही गांव को डील करेगा। और फिर हम जिस उद्देश्य तक पहुंचना चाह रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम ज़रूरत वाले व्यक्ति तक, वो आवाज़ निकलकर फिर भी नहीं आ पाएगी इस सिस्टम को लागू करने के बाद भी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विरोध किया। तो फिर बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो पंचायतों का गठन होगा, पंचायती राज का जो गठन होगा, वो राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा। ज़रूरी नहीं कि हर राज्य इसको लागू करे, जिस राज्य को लगता है कि लागू करना चाहिए वही लागू करे। इसलिए इसको भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया कि राज्य की मर्जी है, चाहे तो पंचायती राज लागू करे या ना लागू करे। तो इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखा गया। इसके बाद देखिए, अगर हम शुभारंभ की बात करें तो ये प्रश्न कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो पंचायती राज है, इसका सबसे पहले शुभ आरंभ किस राज्य में हुआ, कहाँ पर इसका सबसे पहले लागू किया जाए। तो 1959, और हम कह सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 सबसे पहले राजस्थान राज्य में, राजस्थान में नागौर जिले में पंचायती राज को शुरू किया गया। तो ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो इसका शुभारंभ हुआ वो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में इसको हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू कर दिया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। ठीक है, तो कई राज्य इसको अपने राज्यों में लागू करने की प्रथा चलाने लगे। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसका जो शुभारंभ आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। इसके बाद पंचायती राज को लेकर समय समय पर कई समितियों का गठन हुआ। समितियां बन रही थी कि पंचायती राज कैसे लागू किया जाए, क्या इसके लेवल्स होने चाहिए, कितने स्तर पर होना चाहिए प्रदेश में। तो इसके लिए कुछ प्रमुख समितियां जो गठित हुई, आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले जो कमेटी बनी वो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली कमेटी थी जो बनी थी पंचायती राज पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए। तो बी आर मेहता
इसको हम लोग B.R. मेहता समिति भी कह सकते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 में गठित हुई और इसने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब हो गया, एक तो ग्राम लेवल पर सबसे छोटी इकाई, उसके बाद प्रखंड या ब्लॉक लेवल पर, और तीसरी जिला लेवल पर। इसने 3 स्तर पर बताया पंचायती राज लागू होने चाहिए। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया होगा, ब्लॉक में प्रमुख होगा, और जिला में जिला अध्यक्ष जो होगा जिला पंचायत का। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। इसके बाद अशोक मेहता, तो 20 साल बाद, ये आप याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता के 20 साल बाद अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। इसने 2 स्तरीय मॉडल का समर्थन किया और इसने बोला कि 2 स्तर पर ही पंचायती राज का गठन होना चाहिए। 2 स्तर इन्होंने ब्लॉक और जिला बताया था। इसके बाद आती है PV.K. राय समिति 1985 में 4 स्तरीय। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बलवंत राय मेहता समिति है, इसका गठन कब हुआ, इसने कितने स्तर का समर्थन किया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद LM सिंधवी समिति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंधवी समिति कई बार तो बस यही पूछ लेता है कि सिंधवी समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से। LM सिंधवी 1987 में गठित हुए और इसने भी त्रिस्तरीय मॉडल का समर्थन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है LM सिंधवी की, कि इसने सबसे पहले मांग उठाई। देखिए, लागू बाद में हुआ, मांग उठाई, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, संवैधानिक मान्यता की। तो सिंधवी समिति की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसने पंचायती राज को बोला कि ये संवैधानिक दर्जा इसको मिलना चाहिए, संविधान में इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले संविधान में शामिल करने की मांग जो उठाई थी वो LM सिंधवी ने उठाई थी। इसके बाद PK थुंगन समिति का गठन 1988 में, इसी में 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया। जबकि ये सफल नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में तो पास हो गया था परंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। तो मेनली हमको देखिए कितने स्तर की है और कब गठित हुई, ठीक है। अब स्तर में भी आपको याद नहीं करना। देखिए जो जो नाम है इसमें आप देखिए, बलवंत राय मेहता 1 2 3, तो ये त्रिस्तरीय। अशोक मेहता 1 2, तो ये 2 स्तरीय। PV.K. राय 1 2 3 4, तो ये 4 स्तरीय। LM सिंधवी 1 2 3, तो ये 3 स्तरीय। और PK थुंगन का भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपसे स्तरीय नहीं पूछा जाएगा इसमें कितने स्तरीय समिति थी, क्योंकि ये जो मांगे उठा रही थी वो 64वां संविधान संशोधन विधेयक पास ही नहीं हो पाया। तो 1957, एक बार फिर देखते हैं, 57 बलवंत राय मेहता समिति, 20 साल बाद अशोक मेहता समिति, 1985 में फिर PV.K. राय, 87 में इम्पॉर्टेंट है LM सिंधवी समिति, और PK थुंगन समिति 1988। इसको 64वां संविधान संशोधन विधेयक भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए जो 73वां संविधान संशोधन हुआ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हुआ 1992 में। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव। तो 73वें संविधान संशोधन से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आइए उसको देखते हैं। देखिए कई बुक्स में 1992 की जगह 1993 भी लिखा रहेगा, क्योंकि 1992 में संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया था, पर लागू कब से हुआ, 93 से। तो इसको लेके कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, 92 और 93 को लेकर। हुआ कब था 92, लागू हुआ 93 में। और लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993। ये 24 अप्रैल 1993 वो डेट है, वो सन है जहाँ से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिल गई। अब ये एसेंशियल हो गया, अब ये ज़रूरी हो गया, अब ये अनिवार्य हो गया था हर राज्य के लिए कि अपने राज्य में पंचायतों को वो लागू करें।
क्योंकि इसको संवैधानिक मान्यता मिल चुकी थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 24 अप्रैल 1993 से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए 24 अप्रैल को जो है ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तभी से पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है हमारा 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। अब प्रश्न उठता है पंचायती राज किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में पंचायती राज की बात की गई है, कहाँ परिभाषा दी गई, क्या क्या क्लॉजेस दिए गए हैं, किस अनुसूची में है। तो देखिए पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, भाग 9। और किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, 243 से लेकर 243 ओ तक। और ये भी इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। देखिए पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए 29 कार्य क्षेत्र राज्यों को दिए गए कि किस किस क्षेत्र में आपको क्या क्या कार्य करने हैं। इसके बाद देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी मिल गई। वही त्रिस्तरीय जिसकी वकालत बलवंत राय मेहता ने भी की, LM सिंघवी ने की, कि गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, जिले लेवल पर, तीनों स्तर पर पंचायतों का गठन होना चाहिए। तो ये त्रिस्तरीय एट लास्ट प्रणाली को मंजूरी मिल गई। और इसके साथ ये भी चीज़ जोड़ दी गई कि जहाँ की भी, जिस जिले की भी जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो वहाँ पर 2 स्तर से भी काम चल सकता है। परंतु आज के परिवेश में देखें तो 20 लाख से कम जनसंख्या किसी जनपद में शायद ही हो, ठीक है। फिर सीटों का आरक्षण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी, 1/3 या 33%। महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें पंचायतों में आरक्षित की गई हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। महिलाओं के लिए 1/3। तो कई ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने 50% भी आरक्षण दिया है, पर कम से कम आपको 1/3 महिलाओं को आरक्षण देना है, उनकी सीटों को आवंटन करना है। इसके बाद SC ST के लिए बोला गया कि जनसंख्या जिस हिसाब से होगी उनकी, उसी अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो SC और ST सीटों का आवंटन वहाँ पर ज़्यादा कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो चुनाव होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग गठित करेगा। देखिए हमको पता है कि एक तो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं देश के, उसके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं। तो जो राज्य का चुनाव होगा, स्पेशली पंचायतों का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, ये कौन गठित करेगा, ये कौन कराएगा, तो राज्य चुनाव आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए कि ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है, तो राज्य का निर्वाचन आयोग कराएगा। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए जो भी लोकतांत्रिक पद हैं, जहाँ चुनाव से शासन चलता है, जहाँ चुनाव से लोग चुने जाते हैं, तो लगभग हर में आपको दिखेगा कि 5 वर्ष ही सत्ता रहती है। तो इसमें भी वही कार्यकाल 5 वर्ष है। अगर किसी भी कारणवश 5 वर्ष के पहले विघटन हो जाता है, मान लीजिए 4 साल में कोई परिस्थिति बन जाती है कि पंचायतों का विघटन हो जाए, तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लेने हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष, और 6 माह के अंदर अगर विघटन हो जाता है तो चुनाव करा लिए जाएंगे। न्यूनतम आयु, देखिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 25 वर्ष को लेकर, क्योंकि हमको पता है लोकसभा सदस्य बनने की, प्रधानमंत्री बनने की आयु 25 वर्ष, फिर राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर पंचायत देखिए सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी उम्र चाहिए 21 वर्ष। और देखिए प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यपाल द्वारा। हमको पता है कि अनुच्छेद 280 के तहत
वित्त आयोग का गठन होता है केंद्र में। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन करता है। इसी प्रकार हर 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। अब जो पंचायतें होंगी उनको जो भी योजनाएं लागू करने उसके लिए कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता होगी, वित्त की आवश्यकता होगी। तो एक वित्त आयोग बनेगा जो मेनली पंचायतों को वित्त प्रोवाइड करेगा, धन प्रोवाइड करेगा, कौन कौन सी योजनाओं में कितना पैसा लगाया जाए। इसका गठन कौन करेगा? राज्यपाल। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि केंद्र में जो वित्त आयोग गठित होता है वो राष्ट्रपति द्वारा होता है और राज्य में राज्यपाल द्वारा। इस चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। जो पंचायतों की संरचना होगी वो एक ग्राम लेवल पर होगी, ग्राम पंचायत में, जिसका हेड जो होगा वो मुखिया या ग्राम प्रधान जिसको हम लोग कहते हैं। जो ग्राम प्रधान या मुखिया उसका ग्राम पंचायत का हेड होगा जो चुनाव जीत कर आएगा। जो भी पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, वहाँ जो प्रमुख होगा उस पद को कहते हैं ब्लॉक का प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। ठीक है। और जो जिला परिषद का होगा वो अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष जिसको कहते हैं, क्योंकि पंचायत हर किसी के साथ जुड़ा रहेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष। तो इनका काम क्या है? ग्राम प्रधान की क्या समस्याएं हैं, वो किस प्रकार योजनाओं को लागू कर रहे हैं, उनकी क्या और आवश्यकता है, ये सब देखेगा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख। और जो भी इनको आवश्यकता होगी वो जिले तक पहुंचाने का काम ब्लॉक से होगा। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जिला और गांव के बीच की इकाई है कोई हो गई ब्लॉक। तो ये योजनाओं को इधर भी देखेगा और जैसे ज़रूरत होगी वो जिले तक पहुंचाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी पंचायती राज से। और आपने यदि इतना लेक्चर ध्यान से सुना हो तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैं एक बार पुनः बहुत जल्दी से इसको रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहले 1959 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर में पंचायती राज लागू हुआ। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ठीक है। इसके बाद कुछ समितियां हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगी बलवंत राय मेहता समिति, कितने स्तर की थी वो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है। LM सिंधवी समिति का गठन कब हुआ था। कई एग्जाम में चारों समितियां दे देगा और पूछेगा इसको क्रम से सजाइए, पहले कौन सी बनी फिर बाद में कौन सी बनी। तो आपको लाइन से याद रखना है 57, 87, 85, 87 ऐसे टाइप में आपको याद रख लेना है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993, जहाँ से 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जबकि मांग किसने की थी? LM सिंधवी ने की थी। इसके बाद त्रिस्तरीय प्रणाली को फिलहाल मंजूरी मिली, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो अगर आप इन सब चीज़ों को समझ ले गए हों, याद कर ले गए हों, तो आपको 1-2 नंबर हर एग्ज़ाम में सिक्योर मान के चलिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर समझ बनी होगी पंचायतों के विषय में। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और मैं इससे बेहतर समझाने का प्रयास फिर से करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।